तो ये कहानी है हमारे जाबाज योद्धा लिली की, जिसका बचपन से सपना रहा है कि अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन करके द ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर बना जाए। जनरेशन बाय जनरेशन कभी भी कोई भी इनके क्लैन का बंदा इस ब्लड लाइन के पावर को अवेकन नहीं कर पाया। हर किसी ने टेस्ट दिया, लेकिन ज्यादातर लोग फेल होते रहे और बीते 6 से 7 जनरेशन से लेकर आज तक कोई भी इस पावर को अवेकन नहीं कर पाया। लेकिन जो चीज इस दोंगा को सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो ये कि इस कहानी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन तो है, 90% से ज्यादा ये वर्ल्ड मैजिक पे डिपेंड करती है। यानी कि मैजिकल क्रिएचर, फैंटेसी, मैजिकल बीस्ट, हर एक चीज बस मैजिक से रिलेटेड है। अगर तुम लोग थ्रोन ऑफ स्टील के फैन रहे हो और हाउ चैन के वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट तुम्हें पसंद आया, यहाँ पर मैजिकल बीस्ट से लेकर कल्टीवेशन से ज्यादा मार्शल एबिलिटीज से लेकर जो ट्रेजर्स है उनके महत्व को ज्यादा दिखाया गया है, तो आई बेट ये सीरीज पर तुम्हारे लिए बनी है। गाइस, जिस टाइम पे ये रिलीज हुआ है ना, तो मैं थ्रोन ऑफ स्टील की कभी ये ज्यादा महसूस होने नहीं देगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर राशन से काफी ज्यादा रिलेट करता है। उसे भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है और कैसे रातों रात हमारे मेन कैरेक्टर लिली की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, यही चीज हम इस कहानी में देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग एनिमेशन से लेकर जो इसकी स्टोरी है और जो साइड कैरेक्टर है उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये तुम्हारा दिल छू लेगी और बाय द एंड ऑफ द सीजन तुम भी इस दोंगा के बहुत बड़े वाले फैन बन जाओगे। नहीं है यकीन? चलो शर्त लगाते हैं, इसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर वॉइस बताती है कि ये जो युआन कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि इसके अंदर 3 बहुत ही बड़े बड़े डेंजर जोन्स मौजूद है, पर उसमें हम बाद में जाएंगे। फिलहाल के लिए हम ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ 4 बहुत ही ग्रेट एम्पायर्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा विशालकाय है और कहानी में कैसे ये इम्पैक्ट डालती है ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन पश्चिम की ओर की बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ द ग्रेट 2 अलायंस मौजूद है। एक ऐसी अलायंस की जिनके बीच में हमेशा ना 36 का आंकड़ा चलता रहता है और इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सास बहू के ड्रामे से भी कहीं ज्यादा ड्रामेटिक है। और जब दोनों आपस में भिड़ते हैं तो दोनों ओर के ही मजिशियंस और जो वॉरियर्स होते हैं वो पूरे बैटल एरिना को ना डोमिनेट करते हैं। हर बार इनके बीच वॉर होती है और इस वॉर का अंजाम ये होता है कि या तो कोई नेशन खड़ा होता है या फिर वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। लेकिन कहानी कभी रुकती नहीं। इस पूरे के पूरे युआन कॉन्टिनेंट का बस एक ही रूल है कि जो ताकतवर है वही सर्वाइव करेगा, और यही इनका इटर्नल आयरन लॉ बनके रह चुका है। जैसे कि सदियों से कोई भी वॉरियर, कोई भी एम्पायर, कोई भी इंसान बदल नहीं पाया। बस फिर क्या, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आते हैं मेन कहानी पर। और ये कहानी शुरू होती है बारुच क्लैन से, जो कि लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। हालत इनके बिल्कुल खस्ता है, लेकिन इरादे बहुत ही ज्यादा अटल और मजबूत। और इसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा मेन कैरेक्टर, यानी कि इस पूरी की पूरी कहानी का प्रोटैगनिस्ट। जहाँ ऐसे काले अंधेरे मौसम में जब बरसात बिल्कुल अपने उफान पे थी, चारों ओर यहाँ पानी और कीचड़ पूरी तरीके से लटपट हुए रास्ते में अपना प्रोटैगनिस्ट खड़ा था, जिसका नाम लिली ब्रुच है। नाम पे मत जाना, काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ लिली जो कि फाइट कर रहा था और उसके जो दोस्त है वो उससे कहने लगता है कि कम ऑन लिली, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन आउटसाइडर्स को दिखा दो कि हम क्या चीज है। इन्हें बता दो कि टाउन के मर्चेंट्स की ऐसी भी कोई खास बात नहीं कि इनके सामने हर कोई अपना सिर झुकाएगा। अब यहाँ पे लिली का सामना एक मोटे से बंदे से हो जाता है, जहाँ दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे ये जो फैट गाय था ना, ये उसे बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। इतनी बेरहमी के साथ मारता है, मार मार के इसे अधमरा कर देता है। फिर इसकी छाती के ऊपर बैठ करना, दे मुक्का मुक्के पे मुक्का मार मार के इसे पूरी तरीके से बेहोश ऑलमोस्ट कर ही दिया था। लेकिन जैसे ये अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ से जाने लगता है, तभी इस मोटे लड़के का यंग मास्टर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम हो बारुच क्लैन के एल्डेस्ट सन, इतना ज्यादा कमजोर। तभी लाइनली वापस से खड़ा हो जाता है और इसे देखते साथ ही इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और भाई साहब, यहाँ पे लाइनली जो कि तुम्हें देखने में हाउचिन की याद दिला देगा, वो यहाँ पर इसे बहुत मुक्के मारता है। लेकिन इस मोटे का तोंद इतना ज्यादा मोटा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गेंडे जैसी चमड़ी है इसकी। तभी लाइनली स्माइल करता है और फिर अपनी सारी पावर्स को गैदर करते हुए एक जोरदार पाम अटैक उसके पेट में करता है, जिससे ये काफी दूर जा गिरता है। और जो मार्शल आर्ट स्किल्स लाइनली दिखाता है ना, यहाँ पे इस मोटे के वो छक्के छुड़ा देता है। अब इस मोटे लड़के का जो यंग मास्टर है ना, इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि लाइनली मैं तुमसे बाद में खेलने आऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे जाना है और ये जो एप्पल्स हैं ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। लाइनली इन सारे फलों को अपने दोस्तों में बांट देता है और तभी मौसम भी साफ हो चुका था। साफ इरादे, सच्चे दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लाइनली आसमान की ओर देखते हुए ठान लेता है और कहता है कि मुझे हर हाल में आज के इस टेस्ट को पास करना ही है और हर हाल में मुझे एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना ही होगा, अगर मुझे मेरे क्लैन को बचाना है तो। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर प्रोटैगनिस्ट के फादर यानी कि हमारे लाइनली के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ उनका एक सर्वेंट आके कहने लगता है कि चीफ क्या आप अभी भी परेशान हैं? जिस पे बारुच क्लैन का लीडर कहने लगता है कि जो ब्लड वॉरियर बनने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब होगा। और इतने सारे जनरेशन गुजर जाने के बाद भी हमने एक भी ब्लड वॉरियर को यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया। इसी के साथ अब हमें यहाँ इनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि असल में इनका नाम हॉग बारुच है, जो कि इस वुशन टाउन के लॉर्ड हैं। यहाँ पे जो मिस्टर हॉग है वो काफी ज्यादा परेशान थे और यहाँ रिग्रेट करते हुए कहने लगते हैं कि मैं दूसरे से क्या उम्मीद रखूं, मैं खुद एक रैंक 6 का वॉरियर हूँ। तभी यहाँ पे उसका जो बटलर होता है वो कहने लगता है कि लेकिन हमारे यंग मास्टर की तो बात ही कुछ और है ना। तभी यहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि लिली ब्रुच अंदर आता है और
यहाँ उसके ड्रीम के बारे में हमें बताया जाता है और उसका बचपन से यही सपना रहा है कि उसे आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल ब्लड वॉरियर बनना है। अब यहाँ हॉक ब्रुश कहने लगता है कि चाहे मुझे उसका फादर होने के तौर पर या फिर ब्रुश क्लैन का मेंबर होने के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का ये सपना पूरा हो। आफ्टर ऑल ये हमारे पूरे क्लैन का ही एक बहुत बड़ा सपना रहा है। अब तभी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आखिर ब्रुश क्लैन और ये जो ड्रैगन ब्लड वॉरियर है इनके बीच का कनेक्शन क्या है। तो हमें बताया जाता है कि असल में जो ब्रुश क्लैन है ये एक एंशिएंट क्लैन है जिसके पास नोबल ब्लड लाइन है, वो भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की। और कहा यह भी जाता है कि जो लेजेंडरी अज़ोर ड्रैगन डिवाइन बीस्ट है ना, ये ब्लड लाइन की ताकत उससे आती है। और यूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब साल 4560 चल रहा था तब हमारे ब्रुश क्लैन का पहला वो बंदा अपीयर हुआ था जिसने की इस ड्रैगन ब्लड लाइन वाले ब्लड को इनहेरिट किया और फिर उसने अपनी ताकत का यूज करके एक सेंट लेवल के ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। और फिर उसका काम तमाम करते साथ ही उसने उसी के आधार पर हमारे इस ब्रुश क्लैन की स्थापना की। जिसके बाद बारी आती है बारुच क्लैन के सेकंड ड्रैगन ब्लड वॉरियर की जिसका नाम रेयान बारुच है। और जिसने जब इस ताकत को हासिल किया, उस ब्लड लाइन को इनहेरिट किया, तो उसने पूरे के पूरे माउंटेन रेंज में जितने भी मैजिकल बीस्ट थे उन सभी का सफाया कर दिया। अब बारी आती है हेजर्ड बारुच की जिसने की होली अलायंस में डार्क अलायंस के लिए सालों तक इनका साथ देता रहा और वो इनके लिए फाइट करता रहा। और जैसे यहीं पर हमारे ड्रैगन ब्लड लाइन को जैसे फुल स्टॉप लग गया और अब रिसेंट के सालों में और जो रिसेंट के जनरेशन रहे हैं तब से लेकर आज तक कोई भी ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर प्रोड्यूस नहीं हुआ। और यहीं से हमारा क्लैन अपनी पुरानी इज्जत, अपने पुराने ग्लोरियस टाइम को खोने लगा और बिल्कुल एक जगह पे सिमट के रह गया। अब तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और इस वक्त बारुच क्लैन का 186वां जनरेशन चल रहा है और इनका जो एल्डेस्ट सन जिसका नाम लिली बारुच है वो अपने क्लैन के लिए इस ड्रैगन ब्लड टेस्ट को देने जा रहा है। जिसके बाद अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो फाइनली अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की जो पावर्स है उन्हें इनहेरिट करते हुए एक ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर बन जाएगा। इसी के साथ उसका फादर्स उसे ब्लेसिंग्स देते हुए अपने एंसेस्टर की तरफ से भी ब्लेसिंग्स की दुआ करता है और फिर कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारा ये सफर तुम्हारे लिए कामयाबी के वो दरवाजे खोल दें जैसे कि आज तक हमारी जनरेशन में किसी के लिए खोला नहीं गया। अब ड्रैगन ब्लड टेस्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पे जो क्लैन का हेड है वो यहाँ पर एक स्टोन को उस थ्रोन के पास लगा देता है जिससे एक टेरिफाइंग सी रोशनी निकलती है और ये जो एनर्जी थी ना वो यहाँ पर एक गोल्डन लाइट को कास्ट करती है जिसके अंदर से एक जेड स्टिक बाहर आती है जिसे देखकर तो सबसे पहले लाइन थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर वो अपना थोड़ा सा ब्लड इस जेड स्टिक में डाल देता है जिससे अब फाइनली ये टेस्ट शुरू हो जाता है। उसका ब्लड जैसे ये स्टिक अब्सॉर्ब करती है ना तो इसके अंदर उसे एक अज़ोर ड्रैगन का पैटर्न नजर आता है और यहाँ इसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। तभी यहाँ पर चारों ओर गोल्डन रोशनी छा जाती है। उसका फादर भी यहाँ पर अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए बहुत ही पेशेंस के साथ इस सारे प्रोसेस को देख रहा था लेकिन अचानक से पूरा ये जो जगह था ये गोल्डन एनर्जी से फिल्ड हो जाता है और सामने बस यहाँ पे वो जेड स्टिक मौजूद था। अब जैसे लिली उसे टच करने जाता है तभी इसका फादर रोक देता है और ये जो स्टिक थी ये यहाँ से डिसअपीयर होने लगती है। लिली समझ आता है कि वो फेल हो गया। तभी इसका फादर उसे थोड़ी सी सांत्वना देते हुए कहने लगता है कि फिक्र मत करो, तुम कोई नए इंसान नहीं हो। इससे पहले की जनरेशन में भी कोई भी इसे अवेकन कर ही नहीं पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब बस किस्मत का खेल है। तभी यहाँ पे दरवाजे पे एक बंदा दस्तक देता है। वो कहने लगता है कि फाइनली ब्रदर होंग, अब तो मुझे लगता है कि तुमने सोच ही लिया होगा कि तुम इस द फियर्स लाइन स्टोन स्कल्पचर को अब तुम बेचने वाले हो। हाँ, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बंदा असल में एक मर्चेंट है जो कि यहाँ पे शहर में काफी ज्यादा फेमस है और ये जो स्कल्पचर है ना, ये जो ड्रैगन स्टोन है इसके पीछे ये हाथ धो के पड़ा हुआ है। अब तभी यहाँ जो लिली है उससे उसका फादर कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हम बाद में बात करेंगे। लिली यहाँ पे समझ आता है कि ये बंदा वापस हमारे क्लैन की इतनी इंपॉर्टेंट चीज को बाई करने के लिए आया है जिसके चलते इसे गुस्सा भी आता है और फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ऐसे ही रात हो जाती है और ये जो नेगोशिएशन है ये काफी अरसे तक चलता रहता है और बार बार मर्चेंट फिल उसे यही कहता है कि यार तुम्हारी क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन कर रही है तो क्यों जमा करना है, ऐसे भंगार को फेंक दो। मैं तो कह रहा हूँ ठीक ठाक दाम में मैं ले लूंगा, तो बेहतर यही होगा कि वक्त रहते दे दो, इससे पहले कि इसकी चमक फीकी पड़ जाए और मेरा इरादा बदल जाए। हाँ, तभी उसका छोटा भाई से मिलने आता है और वो उसे बताने लगता है कि मैंने देखा कि फादर और वो जो बैड फिल अंकल है ना वो अभी भी उस स्टोन स्कल्पचर को मूव करने के पर बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो कुछ स्टैचूज को भी उसे दे दिया और वो सारे ना मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट थे। अब ये सुनकर तो उसका भाई उसे कहने लगता है कि चिंता मत कर, हमारे फादर की कुछ मजबूरी है और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम उनके इस बर्डन को ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे उसका छोटा भाई उसके हाथ को ना बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहने लगता है कि चलो ना फिर हम ना फादर के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, उनका जो टेंशन वेंशन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। हाँ, हम ना उस एंसेस्ट्रल हाउस में जाके छिप जाएंगे, फिर वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। सोचो कितना मजा आएगा। अब यहाँ पे एंसेस्टर प्लेसेस का नाम सुनते साथ ही यहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहने लगता है कि वहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे कि अब तक साफ नहीं किया गया, मुझे तो उन्हें देखना भी है। अब तभी वो यहाँ अपने छोटे भाई वॉर्टन से कहने लगता है कि जाओ जाके अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, ठीक है, और मैं वादा करता हूँ मैं ना तुमसे कल सुबह जरूर खेलूंगा, ठीक है। जस्ट बस का भाई मान जाता है और तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें एंसेस्टर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली पहुंच चुका था और यहाँ पे घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजा खोलते साथ ही वो यहाँ पे एक अजीब सी जो स्मेल थी उसे वो फील कर पाता है जिसके चलते उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर आते साथ ही उसका स्वागत बहुत सी धूल से होता है, कुछ टूटे फूटे फर्नीचर से। लेकिन जैसे वो यहाँ पर कुछ खोजबीन करता है तो अचानक से एक बड़ा सा बॉक्स आके गिरता है और तभी एक बहुत अजीब सी पेंटिंग इसके ऊपर गिरने वाली थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे लिली का जो फादर है वो यहाँ अपने बटलर से पूछने लगता है कि
आखिर वो कहाँ है, जिसपे वो बताने लगता है कि इस वक्त हमारे जो ओल्ड ई स्टेट है वहाँ गए हैं, यानी कि एंसेस्टर हाउस में। जिस उसका फादर कहने लगता है कि इससे कहो कि मुझे उससे मिलना है क्योंकि मुझे उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना है। जिसपे बटलर उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली कबाड़ में खजाने की तलाश में लगातार यहाँ वहाँ हर एक चीज को देखता जाता है। अब इसकी नजर उस पेंटिंग पे जाती है, तभी उसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं जो कि गोल्डन कलर के लग रहे थे। तो उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई काम की चीज होगी, लेकिन जब वो उस अलमारी को खोलता है तो कुछ खास मिलता नहीं, जिसके चलते गुस्से के मारे वो उसे एक घूंसा मारता है। तो ये अलमारी सीधा उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन सही मौका रहते वो यहाँ से डॉज कर जाता है और उसके सामने आती है एक लुढ़कती हुई रिंग जो कि काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। तो गाइस तैयार हो जाओ क्योंकि यहीं से रोमांच के सफर की शुरुआत होने वाली है। लिली उस रिंग को उठाता है और देखता है और कहता है कि आखिर ये कैसी रिंग है, आखिर इसके ऊपर ये चीज बनी तो बनी क्या है, आखिर ये है क्या। बहुत गौर से देखने के बाद इसे पता चलता है कि ये तो एक ड्रैगन है जिसे कि जैसे इस रिंग के ऊपर लपेटा गया है, यानी कि कॉइल्ड ड्रैगन। अब इस रिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट भी लिखे थे, लेकिन फिलहाल लिली इसे समझ नहीं पाता। वो कहता है कि शायद मुझे इसकी ठीक ठाक कीमत मिल जाए। तभी यहाँ बटलर की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि यंग मास्टर लिली, आपको आपके फादर ने बुलाया है। लिली उसके फादर के पास जाता है। उसका फादर उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि हमारे क्लाइंट के जो मैटर्स है उन पे तुम ज्यादा ध्यान न दो, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ और जो कि हमारे ब्लड लाइन से रिलेट करता है। और मेरे बच्चे वो बात ये है कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन है ना, उसे हम लोग इनहेरिट करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी ऑर्डिनरी ब्लड लाइन नहीं है कि जिसे तुम ट्रेनिंग के जरिए से इसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कोई ऑर्डिनरी जो बैटल की मैनुअल है उसका यूज करके तुम इसे इनहेरिट कर सकते हो। अगर हमें इसे एक्टिवेट करना है तो हमें ड्रैगन ब्लड मैनुअल का यूज करना होगा, और जो कि काफी ज्यादा टफ है। लेकिन तुम्हारी जो सर्टेन ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये पूरी तरीके से एक्टिव नहीं और इनफ भी नहीं, जिसका मतलब ये। तभी लिली कहने लगता है कि मतलब ये कि मैं अपनी इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेनिंग भी कर लूं तो भी मैं बस एक 6th रैंक का वॉरियर ही बन सकता हूँ, है ना। जो सुन के फादर भी शॉक्ड था और कहता है कि तो मतलब तुम्हें इसके बारे में पता था, जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। और उसका फादर कहता है कि इसी के चलते तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर और यहाँ तक कि मैं, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी कोशिश की, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया, लेकिन फिर भी हम बस एक रैंक 6 के वॉरियर तक ही सीमित रह गए। जिस पे लिली मायूस नहीं होता और ना ही कोई शिकायत करता है, बल्कि वो यहाँ पे अपने फादर से कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, अगर मैं एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा कि जिसके जरिए से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। हमारे बारिश क्लाइंट को फ्यूचर की जरूरत है और मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला, ये मेरा वादा है फादर। अब ये सुनकर उसका फादर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। यहाँ पे हमें बारिश फैमिली का जो कमांडिंग गार्ड है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ सभी लोगों को ट्रेन करते हुए कहने लगता है कि आज तुम जितना पसीना बहाओगे फ्यूचर में तुम उतना ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे, सबके सब दौड़ते रहो, ट्रेन करते रहो। अब ऐसे ही वो लगातार इन सबको ट्रेन करना शुरू कर देता है। महीने बीतने लगते हैं और हमारा लिली लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। बड़ी बड़ी चेंज को लिली अपने कंधों पे उठाना शुरू कर देता है और ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, लेकिन कभी भी वो हार नहीं मानता। यहाँ तक कि जो टास्क उसे दिन में दिए जाते ना, वो उनसे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करता है, जिसके चलते सभी लोग कहते हैं कि ये पागल हो चुका है, ये ऑलरेडी अपने टास्क को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड में ट्रेनिंग किए जा रहा है। इसी के साथ फाइनली वो दिन आ जाता है जब रैंक 1 वॉरियर का टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे वो जो चिमकांड था, वो लड़का जो कि लिली के पीछे हाथ धो के पड़ा था, वो अपने उस मोटे दोस्त से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस चिमकांड ने यहाँ पे उस स्टोन को ना डायमंड स्टोन से बदल दिया है, यानी कि जहाँ पे पंच मारा जाता है वहाँ पे उसने एक बड़े से डायमंड के पीस को रख दिया है। और उसका मानना यही था कि चाहे जो हो जाए लिली इसे तोड़ ही नहीं सकता, और जब इसे वो तोड़ नहीं पाएगा तो वो रैंक 1 का वॉरियर कैसे बन पाएगा। यहाँ पे लिली पंच मारता है, लेकिन बस उस स्टोन के ऊपर ना हल्का सा क्रैक आता है, जिसके चलते सभी लोग समझ आते हैं कि यार ये तो इसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इसने ऑलमोस्ट क्रैक कर दिया था। लेकिन पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये चीज लिली ने साबित कर दिया था। यहाँ उसने जो मुक्का मारा था ना, उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली पूरा का पूरा स्टोन ही क्रैक कर जाता है। अब यहाँ के जो कमांडर थे वो समझ आते कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इससे पहले कि वो लिली को पीछे हटाकर चेक करते, लिली यहाँ पे हार नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे बारूच क्लैन के लिए एक बार ट्राई करना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी पावर्स को गैदर करते हुए एक और पंच सीधा स्टोन के ऊपर दे मारता है, और इस बार तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके चलते वो जो चिमकांड और उसका जो मोटा साथी था ना, इसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यहाँ अब ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है कि हमारा लिली रैंक 1 का वॉरियर बन चुका है। तभी यहाँ पे वो चिमकांड आगे आते हुए कहने लगता है कि आखिर ये इस टेस्ट को कैसे पास कर सकता है। हाँ, ये इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ, मुझे पूरा पता है इसने क्लाइंट के कुछ सीक्रेट मैनुअल्स का यूज किया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये चिमकांड जिसका असली नाम जॉनी है, उसे यहाँ पे जो कमांडर है वो कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम चुप हो जाओ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लिली ने कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, कितना ज्यादा वो मेहनती है, उसने लगन के साथ हर एक चीज को किया है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी आंखें धोखा खा सकती है? हाँ, रही बात उस टेस्टिंग स्टोन की ना, तो मुझे उसे लेकर भी कुछ चेक करना है। मुझे पूरा यकीन है कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर है। यहाँ पे ये सुनकर तो उसके साथ ही आते साथ ही जॉनी को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जॉनी है, यानी कि ये चिमकांड, वो चिल्लाते हुए कहता है कि लिली कान खोल के सुन ले, ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, तू कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे कमांडर हिलमैन तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि लिली ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि कैप्टन हिलमैन, हमारी बात सुनिए, बहुत ही ज्यादा अनर्थ हो गया, क्योंकि वेस्ट की तरफ मैजिकल बीस्ट एक के बाद एक अपीयर हो चुके हैं, सब कुछ अब केओस में है। अब तो मेयर है ना, तो प्लीज
प्लीज हमारी मदद कीजिए, जल्दी कीजिए। अब यहाँ पे कैप्टन हेलमैन कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो अब लिली का मैजिकल बीस्ट सुनते साथ ही इंटरेस्ट जाग जाता है। वो कहता है कि चल के तो देखना पड़ेगा। अब जैसे ही वो वेस्ट की ओर जाता है तो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा क्योटिक माहौल नजर आता है। सबके सब उसे कह रहे थे कि यंग मास्टर यहाँ से चले जाओ, जो सुन के लिली समझ आता है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर आसमान में दो ड्रैगन से तबाही मचा रहे थे। लगातार यहाँ चारों ओर वो आग की लपटें फैलाते हुए हर एक चीज को तबाह कर रहे थे। लिटरली कोई एक सिंगल पर्सन भी यहाँ से जिंदा निकल पाए ना तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ से हम देखते कि काफी सारे लोग ऑलरेडी पलायन कर चुके थे, लेकिन लिली जो इनकी मदद करने में बिजी था वो देख के ही पहचान लेता है कि ये तो एक 9 रैंक का मैजिकल बीस्ट है, जिसका मतलब ये है कि 6 रैंक का वॉरियर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। यहाँ पे हम एक सेंट लेवल के वॉरियर लूथी को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तभी यहाँ पे डेलॉन्ग नाम का बंदा अपनी जो स्टेरी स्काई ब्लेड गार्ड नाम की टेक्निक है उसे अनलीश करता है और चला के सीधा यहाँ पे लूथी को मारता है, जो कि इस ड्रैगन के ऊपर सवार था। और वो यहाँ पे अपने अर्थ गार्ड बीस्ट आर्मर को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ जितने भी सॉइल थी उससे एक आर्मर बन जाता है। और यहाँ जैसे ही जो डेलॉन्ग है अपने स्लैश अटैक को इसकी ओर मारता है तो यहाँ इसका आर्मर इसके अटैक को रोक लेता है। अब तभी यहाँ पर उस इम्पैक्ट के चलते दोनों काफी पीछे जा गिरते हैं। तभी यहाँ पे जो लाउदी था वो यहाँ पे अपनी मीटियोर डिसेंट नाम की टेक्निक को यूज करता है, और जहाँ हम देखते हैं कि एक वॉर्टेक्स बनने लगता है, जिसके ऊपर से काफी सारे जो मीटियोर बॉल्स होते हैं वो गिरने लगते हैं। तभी यहाँ पर उन सारे अटैक से जो डेलॉन्ग है वो बचते हुए कहने लगता है कि जो चीज मैं अचीव नहीं कर सकता ना वो तुम भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे जो फायर बॉल्स थे और ये जो मीटियोर थे ना ये यहाँ पे जो सिटी के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी होने लगते हैं। अब यहाँ पे लिली का जो छोटा भाई था ना वो लोगों की मदद करने में बिजी था। इस दौरान हमले कुछ ज्यादा ही तेज होने लगते हैं, तो सभी लोग जो सिटी का इनर एरिया है वहाँ पर जाने के लिए सबको फोर्स करते हैं, लेकिन लिली का भाई ना पीछे ही रह जाता है। और यहाँ एक एक करके काफी सारे मीटियोर्स गिरने लगते हैं और लिली अपने भाई को लगातार आवाजें देता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत भारी भरकम जो मीटियोर्स के टुकड़े थे ना वो यहाँ पे इनके ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे ही मलबा हटता है हम देखते हैं कि सही मौके पर लिली ने अपने भाई को जैसे तैसे बचा लिया था, पर तब तक उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। यहाँ पे वो काफी ज्यादा रिग्रेट करता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ कि मैं अपने छोटे भाई तक को नहीं बचा पाया। इस दौरान एक बहुत बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर गिरने वाला था। लिली जैसे तैसे करके अपने भाई को घसीटते हुए सामने की ओर धक्का दे देता है और ये स्टोन इसे मसलने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके पास वो जो रिंग थी वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है और वो ग्लो करते हुए एक बैरियर को बना देती है, जो कि उस पूरे के पूरे पत्थर को होल्ड कर लेता है। ये देखकर लिली भी सरप्राइज हो जाता है। तभी यहाँ पे एक आवाज आती है, एक भारी आवाज उस रिंग से, जो कि कहता है कि आखिर वो कौन है जिसने की मेरी नींद से मुझे जगाया। हाँ, किसके इतनी हिम्मत कि इस सेंट लेवल के आर्चमेज को जगाए। लेकिन लिली लड़खड़ाते उसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये कहते साथ ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके सामने वही जो ड्रैगन कॉइन वाली रिंग थी वो फ्लोट कर रही थी और उसके आसपास 3 एलिमेंट्स घूम रहे थे, यानी कि अर्थ, फायर और वाइंड। ये देखकर तो यहाँ पे ये जो सेंट लेवल का आर्चमेज है वो भी सरप्राइज हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है कि क्या इसकी एलिमेंटल एफिनिटी इतनी ज्यादा हाई कैसे है? अगर इसने मेगस के पैथ को फॉलो किया तो फिर तो ये तबाही ला देगा। इसका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है कि कोई भी सोच नहीं सकता। तभी यहाँ से ये जो मेगस ये गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे बटलर की आवाज आती है, जो कि यह लिली और उसके भाई को आवाज देता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली लिली को होश आ जाता है और हम देख पाते हैं कि इसके हाथ में जो चोट लगी थी उसे भी क्या कर दिया गया है। अब बटलर उसे कहने लगता है कि यंग मास्टर फाइनली आपको होश आ ही गया, पर चिंता मत कीजिए, जो यंग मास्टर वार्टन है वो भी बिल्कुल सही सलामत है। अब यहाँ से बटलर उसे आराम करने को कहता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन लिली के दिमाग में अभी भी वही सारे सवाल चल रहे थे कि जो उसने देखा इस रिंग से बाहर आते हुए, क्या वो बस उसका इल्यूजन था? अचानक से हम देखते हैं कि इस रिंग में हलचल होती है। यहाँ वही मेगस बाहर आता है, जिसे देखकर लिली कहता है कि अरे ये तो वही ओल्ड ग्रैंडपा है, तो मतलब मेरा वो इल्यूजन नहीं था। यहाँ पे वो मेगस जोर जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं कि लड़के, तुम्हारी जो ब्लड है ना उसने इस रिंग के पावर को अवेकन की, और सही मायने में ये एक ऐसा एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट है और मैं हूँ ग्रेट सेंट लेवल ग्रैंड मेगस, जिसे कि डेलिन कॉफर्ड भी कहा जाता है। यह सुन था कि तभी लिली कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस छोटे से अंगूठी के अंदर क्या कर रहे हो? हाँ, ये कह नहीं था कि तभी ये ओल्ड मैन कहने लगता है कि अरे रे 5000 साल पुरानी उस शर्मनाक हरकत को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी शर्म आती है, अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन लड़के बात सुनो, मुझे ना तुम्हारी हड्डियों में कुछ अलग ही तिगड़म नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है तुम मेरे लिए बने हो, मतलब कि तुम मेरे ना मैजिक अप्रेंटिस बन सकते हो। बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैजिकल फैंटेसी वाली दुनिया सब कुछ तुम देख पाओगे, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल? लिली हैरानी के साथ कहता है मैजिक, मतलब मैं वाकई में मैजिक सीख सकता हूँ। जिस पे ये मेगस एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है कि अरे तुम पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर जो मैजिक पावर है ना वो बहुत ज्यादा प्योर है, पर एक मिनट मुझे टेस्ट करना है कि क्या तुम मैजिक एलिमेंट्स और जो बाकी की चीजें इन्हें टेस्ट कर पाते हो। जिस पे लिली भी कंफ्यूज था, वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल तुम इस लाइट को ही ले लो, यहाँ काफी सारे डिफरेंट कलर के जो लाइट पार्टिकल्स हैं उसे सिर्फ एक माहिर मैजिशियन ही पूरी तरीके से सेंस कर सकता है, वो भी मेडिटेट करते दौरान। अरे एक मिनट, मैंने तो तुम्हें मेडिटेट करना सिखाया ही नहीं, तो चलो फिर हम पहले वही सीख गए। चलो अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और हेवन एंड अर्थ के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें फील करो आराम से। शाबाश, अपनी आंखें बंद करो और ऐसे लंबी सांस लो। बहुत अच्छे। अब तुम धीरे धीरे एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे, जहाँ चारों तरफ एनर्जी का फ्लो तुम्हें फील होगा। अब अचानक से यहाँ ये कुछ ज्यादा ही एनर्जी को फील कर लेता है, जिस
जिसके चलते जो मेगस है उसे ये चीज रोकनी पड़ती है और उसे लग रहा था कि शायद लिली कंफ्यूज हो चुका है और उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सडनली यहाँ पर वो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे अपने लिली को नजर आने लगते हैं। वो कहता है कि ये आखिर कहाँ से आ रही है। जो सुन के तो मेगस के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम इन्हें देख पा रहे हो। लिली स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने बचपन से देख पा रहा हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि इस अर्थ में ना गोल्डन पार्टिकल्स हैं और जो फ्लेम है उसके अंदर रेड पार्टिकल्स हैं और जब मैं हवा में देखता हूँ तो मुझे यहाँ ग्रीन पार्टिकल्स नजर आते हैं। ये सुनना ही था कि तभी यहाँ मेगस के होश उड़ जाते हैं। उसकी एक आंख फड़कने लगती है और वो कहने लगता है कि मैंने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। मैंने तुम्हारी मैजिक एलिमेंट को सेंस करने की एबिलिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। कैसा गलती हो सकती है मुझसे ये। नहीं 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 नहीं, मैं इस मौके को जाने नहीं देने वाला। लड़के कान खोल के सुनो, आज से तुम मेरे मैजिक अप्रेंटिस हो, समझे। तुम्हें पसंद हो या ना हो लेकिन तुम आज से मेरे मैजिक अप्रेंटिस हो, ठीक है। मेरे मार्गदर्शन में तुम वो ऊंचाइयां हासिल करोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होता। अरे तुम तो ग्रैंड मेगस बनोगे। सब तुम्हारे पीछे से लाइन लगा देंगे और पूछेंगे कौन है तुम्हारा टीचर। अब तुम मेरा नाम बताओगे यार, मेरा नाम क्या है। तभी यहाँ लिली कहता है ठीक है, अगर आप मुझे मैजिक सिखा सकते हो तो मुझे इशू नहीं। लिली का प्लान साफ था, अगर उसे मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों सीखने का मौका मिलता है तो फ्यूचर में नो डाउट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा।